50-60 के आसपास है। बहुत पीछे थे यार। पुराने में तो डाउट तो नहीं किसी को? तो यूज स्टैटिक्स है ना वहाँ पर था। ट्रैवलिंग न्यूज स्टैटिस्टिक्स मैं उसको आगे भी कर रहा था, लेकिन कर रहा था। कोई बताओगे ट्रैवलिंग न्यूज स्टैटिस्टिक्स का पेज नंबर क्या है? ये वाला क्वेश्चन था ना लास्ट? हाँ, उसके बाद प्रेडिक्टिव इंटरवल्स, ये भी ठीक था। ये क्वेश्चन है किसी काम का, इसको नोटेशंस रेफरेंस, ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद आ जाओ थर्ड पेज नंबर 81 के पार। इसमें के थ्योरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके रख लेना, लिख के रख लेना, काम आएगा ये वाला। प्रिंसिपल ऑफ डिकम्पोजिशन, इसमें ये वाला पार्ट है। एक बार थ्योरी रीडिंग करना आ जाएगी, चीज़ें उतना हैवी नहीं है। ये सिर्फ 2 पेज की थ्योरी है ये। इससे कुछ एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो उसकी थ्योरी पहले से लिख के रख लेना। ये क्वेश्चन या तो टेस्ट में या तो फाइनल पेपर में ऑनलाइन होगा तो आने आएगा, एक क्वेश्चन पक्का है। सीजनलिटी, सीजनल एडजस्टमेंट, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर 92 से स्टार्ट है। इसमें अपन को निकालना है 3 और 5 मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का के लिए यूज़ करते हैं अपन, जिसका सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अपने पास 3 मंथ की सेल है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो उस केस में मैं एक एवरेज डेटा निकालना चाह रहा हूँ कि लास्ट 3 मंथ में मेरी एक मिनिमम एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, या आप बोल सकते हैं कि मिनिमम एक एवरेज सेल कितनी हुई मेरी। तो हम क्या करते हैं कि लास्ट 3 मंथ, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम क्या निकाल रहे हैं, अप्रैल का निकाल रहे हैं। तो हम अप्रैल में किस चीज़ का देख रहे हैं कि 3 चीज़ों का एवरेज निकाल कर हम पर्टिकुलर चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 50K की मेरी पर्टिकुलर एवरेज सेल हुई है, और मई में हम क्या करेंगे, लास्ट 3 मंथ का डेटा देखेंगे हम, फरवरी, मार्च और अप्रैल का। तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपैरिजन में मेरी जो एवरेज सेल 60K हुई है, और जून में लास्ट देखेंगे तो हो सकता है 30K हुई। तो एक एनालिसिस निकल के आता है कि लास्ट जो 3 मंथ के अकॉर्डिंग इस मंथ की या जो आने वाले टाइम की जो सेल है, या तो कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। जिनके जो एक इंडस्ट्रियल लेवल में जो काम करते हैं, या तो बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट में या अदर किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो अपना एक प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट मार्जिन लेके चलते हैं कि यार इतनी सेल होनी चाहिए, और पर्टिकुलर जब कोई भी किसी भी चीज़ में काम करता है तो इतनी एक एवरेज सैलरी मिलनी चाहिए उनको। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक कहता है कि चलो ठीक है, एवरेज एंड एवरेज 3.5, 4.5 या 5 का पैकेज तो मिलना चाहिए। ये क्या है, एक बेंचमार्क है तुम्हारा कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये रहता है कि नहीं ठीक है 2.5 भी चलेगा, बट एटलीस्ट कहीं काम तो करें, एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अब कैसे क्या निकालना है इसमें, नॉर्मल क्वेश्चन तो में आया है, कैलकुलेशन ऑफ द 3 एंड 5 स्मूथर्स ऑफ द शैम्पू डेटा सेट। ये नॉर्मल शैम्पू डेटा सेट है किसी चीज़ का। तो सबसे पहले यहाँ पर
क्या दे रखा है इन्होंने कि ये 2 टाइम है, ये तो मेरा मंथ है कि किस मंथ का डेटा, ये टाइम पीरियड है, नॉर्मल सीरीज में है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ऑब्जर्वेशंस वैल्यू है। और मेरे को यहाँ पर 3 मंथ मूविंग एवरेज निकालना, इधर 5 मंथ मूविंग एवरेज निकालना। तो मैंने क्या करा कि फर्स्ट मंथ का मैंने स्किप किया। क्यों स्किप किया कि जब हमारे पास जो लास्ट में, फॉर एग्जांपल इफ इन केस तुम फरवरी का कोई डेटा या कोई डेटा एनालिसिस कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हारे पास क्या हुआ, जनवरी का और जिस फरवरी में मंथ में तुम एनालिसिस कर उस डेट तक का रहेगा तुम्हारे पास। ऐसा नहीं होगा कि तुम एक फरवरी को तुम किसी चीज़ पे एनालिसिस पे काम करो तो तुम्हारे पास पूरा फरवरी का डेटा ही मिल जाएगा तुम्हें। तो एक मंथ जो जिस मंथ में तुम काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं किस चीज़ का निकाल रहा हूँ कि करंट फरवरी का निकाल रहा हूँ, तो एक लास्ट मंथ का डेटा रहता है कि लास्ट मंथ का ही मैं फरवरी में निकाल पाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ कि मैं फरवरी में ही पूरा फरवरी का निकाल लूंगा, क्योंकि मार्च के लिए मेरा फरवरी का जो डेटा वो इम्पोर्टेंट है। तो अब इनमें क्या सीरीज पूरे एक पैटर्न फॉलो होता है। तुमने जो लास्ट के ये 3 टर्म है इनका निकालना है 2 प्लस 145.9 प्लस 183.1 डिवाइडेड बाई कर दिया 3। 3 मतलब 3, अब डिवाइडेड बाई 3 क्यों किया, क्योंकि हम 3 मंथ का एवरेज निकाल रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे मतलब 5 मंथ का एवरेज निकाल रहे हैं। कंपनी टू कंपनी या क्वेश्चंस में भी ये हो सकता है कि पर्टिकुलर तुम्हें बोल दे कि 5 मंथ का निकालो, 6 मंथ का निकालो, 9 मंथ का निकालो, या बहुत ज़्यादा डेटा सेट दे रखा है। तो उस पर डिपेंड, ये सारी जो टर्मोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है कि तुम कितने मंथ का निकाल रहे हो। ठीक है, तो जो यहाँ की जो टर्म आएगी वो कैलकुलेशन करना चाहेगा कि डायरेक्ट चले, यही को इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या मिल रहा है 198.3। तो मेरे को ये मेरी वाली टर्म आ गई। बात आई कि नहीं समझ में। तो सिमिलरली ये जो स्टेप्स है वो मेरे को कितना डाउनवर्ड की तरफ फॉलो करनी है। नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या करूँगा कि ये मेरी टर्म हो चुकी है, इस टर्म का निकालने के लिए यहाँ से मैं थर्ड टर्म तक निकालूंगा कि 145 प्लस 143 प्लस 119 डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो मेरे को लगभग मिलेगा 149/4। ये चीज़ सिमिलर है, लास्ट टर्म तक जहाँ तक मेरी टर्म्स बच रही मेरे को वहाँ तक निकालना है। और उसके बाद इसमें पैटर्न ये है कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, 5 एम ए निकालना। ऑलरेडी मैं 3 एम ए निकाल चुका हूँ। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, दो जो मंथ का जो डेटा है वो स्किप किया मैंने। इनकी कोई पर्टिकुलर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं, इसके पीछे के बैक की थ्योरी क्या है वो एक यूज़ केस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पर क्या किया कि 198 डिवाइडेड 0.3 प्लस 149.4 डिवाइडेड बाय मैंने 2 करा, तो एवरेज मेरे को मिला 178.9। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो दो ये टर्म लेके चलेंगे। किस चीज़ का निकालना है, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट को निकालना। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 3 एम ए 5 एम ए नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें उसमें पर्टिकुलर बोल दिया 3 एम ए। क्वेश्चन समझना कहाँ से, फोरकास्टिंग का ये चीज़ समझ लो कि इस पीडीएफ में तुम्हें ये फॉर्मेट मिला हुआ है कि उसमें लिखा है कैलकुलेशन ऑफ द 3 एम एंड 5 एम ए। आगे जाके क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत कंफ्यूजन वाले हैं उसमें। क्वेश्चंस की पर्टिकुलर, ठीक है, तो क्वेश्चन के पैटर्न में तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में क्या बोला है और मेरे को क्या किस चीज़ में क्या करना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है फोरकास्टिंग में, जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि 3 एम है इसमें 5 एम निकालना, अगले क्वेश्चन में भी सिमिलर है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक कीवर्ड्स रखने पड़ेंगे याद करने के लिए, और क्वेश्चन का लॉजिक भी समझना पड़ेगा। रट लिए कि हाँ 3 एम है 5 में, क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं पता कि किस में, तो मिक्स चीज़ करके आ जाओगे। अगला जो क्वेश्चन है सेंट्रल मूविंग एवरेज है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या देखा कि डायरेक्ट पर्टिकुलर डिफाइन कर रखा कि सेंट्रल मूविंग एवरेज। बताई कि नहीं है समझ में कि सेंट्रल मूविंग एवरेज, सेंट्रल मूविंग एवरेज ये इसका कीवर्ड है। साथ में इन्होंने एक चीज़ बोल रखी है, क्या बोल रखी है कि द 2 into 4 ma इज ऑब्टेन्ड बाय द एवरेज टू सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ द 4 ma। बात आएगी नहीं है समझ में। तो ये इस चीज़ का कीवर्ड है कि इस चीज़ में तुम्हें 4 ma भी निकालना और 2 into 4 ma भी निकालना। पहला तो ये तुम्हारा 4 ma हो गया 2 into 4 ma हो गया। अब ये सब चीज़ें निकलेगी कैसे, लास्ट टाइम अपने पास क्या था, 3 मंथ था, 3 ma था। 3 ma का सीधा फुल फॉर्म है 3 मंथ मूविंग एवरेज। हम कितना 3 3 मंथ ले रहे थे, यहाँ पर इन्होंने 4 ma बोल रखा है। तो पर्टिकुलर हम इस चीज़ चलेंगे, यहाँ पर शुरू के 4 टर्म्स हम लेंगे। और केस है कि 266 प्लस 145.9 प्लस 183.1
और प्लस 119.3 डिवाइडेड बाई 4। एक और चीज़ हो सकती है तुम्हें कि पर्टिकुलर या तो तुम्हें ये दो चीज़ मिल जाएगी और उसमें वो किसी एक जो कॉलम है उसको मिसिंग वे में रख देंगे या क्वेश्चन मार्क रहेगा कि तुम्हें इसकी वैल्यू निकालो। तो सीरीज ऊपर से तुम फॉलो करोगे तो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस टर्म को निकालने के मेरे को कौन से 4 टर्म का है ऊपर से तुम्हें कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। तो ये एक पहला तरीका इसका ये है। यहाँ पर मैंने क्या करा कि 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स ली। सेकंड जो मेरे को यहाँ का तो उसके मेरे को कौन सी टर्म मिलेगी, ये वाली टर्म मिलेगी। जब सेकंड से मैं फिफ्थ पे जाऊँगा तो मेरे को कौन सी टर्म मिलेगी, ये वाली टर्म मिलेगी। सिमिलर मेरे को निकालना है पूरा 4 MA निकालना, 4 मंथ मूविंग एवरेज निकाला और उसकी जो ये निकल गया 4 MA। और उसके बाद फिर मेरे को क्या निकाल 2 × 4 MA निकालना है। तो 2 × 4 MA निकालने के लिए इन दोनों का मैं एवरेज निकालूंगा। जो लास्ट टाइम मैंने क्या करा था कि 3 MA निकाला था और 3 MA की जो मेरी वैल्यू आई थी उन दोनों का एवरेज निकाल के मैंने 5 MA निकाला था। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि 4 MA की मेरे पास वैल्यू है, साथ में जो 4 MA की दो वैल्यू आ रही है उन दोनों का एवरेज निकाल के मैं 2 × 4 MA निकाल रहा हूँ। कोई ये मत लॉजिक समझ लेना कि 4 MA है तो 4 के वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 MA के अंदर जब पहला मंथ स्केप करा तो मतलब अपन ने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को लेकर 17 यहाँ पर ये जो दो टर्म है क्यों टर्म है, क्योंकि ये वाली चीज़ तो मैंने स्किप कर ही रहा हूँ तो यहाँ पर तो ये चीज़ स्किप आई। अब इन दोनों का मेरे पास लास्ट वाला मंथ का मेरे पास डेटा नहीं है तो उस केस में मैंने ये वाले सेकंड टर्म को स्किप किया। अब फिर जब मैं इस चीज़ का निकाल रहा हूँ तो मेरे पास इन दोनों का डेटा है तो इन दोनों से मैं इस चीज़ को निकाल सकता हूँ। बात आई समझ में। यहाँ पर इनके वो दे रखे हैं फॉर्मूले। अब कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने ये 2.25 3.5, यहाँ पर तो मेरे को ये दो चीज़ें मिल गई है। सीधा इसका डायरेक्ट फार्मूला ये बनता है कि 2.25 मतलब कि मैं जो मैंने लास्ट में ये निकाले थे, मतलब एक डैश था, ये वाली वैल्यू निकाली थी और एक ये वाली वैल्यू निकाली थी मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का एवरेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, बट रियलिटी में मैं किसका एवरेज निकाल रहा हूँ, 1/2। ठीक है, अब ये जो टर्म थी ये रियल में टर्म क्या थी, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये मेरी पूरी टर्म आई, इसका मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। अब मैं ऑलरेडी ये दोनों तो पिछले 4, ये मेरा किसका 4 MA का पार्ट था, ये तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं इतना समय तो खराब करूँगा नहीं कि फिर से ये सब चीज़ें निकाल के उसको डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा सीधा पढ़ना है, जो इस टर्म में मैं ऑलरेडी 4 MA निकाल चुका हूँ तो उन दोनों जो टर्म है उसका मेरे को एवरेज निकालना है। बताया कि नहीं समझ में। डबल मूविंग एवरेज ये क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने। पर्टिकुलर ये कुछ क्वेश्चंस हैं थ्योरी क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हें थ्योरी जो सिलेबस में जो थ्योरी कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं एक बार उनकी रीडिंग लगा लेना और रीडिंग लगाते समय जो काम के कीवर्ड्स मिल रहे हैं उनको मार्क कर लेना, जो अपन इसमें इस टाइप से मार्क करते हैं, ताकि पेपर का सेव करके रख लेना PDF, तो काम आएगी पेपर के टाइम में। और थ्योरी है पेपर में आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चंस टॉपिक दे सकते हैं वो तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ अपनी PDF से रिलेटेड ही कुछ मिलेगा। तो इंटरनेट प्लस बुक्स सारा मटेरियल ऑनलाइन हो तो तैयार रखना पूरा। कोई कॉस्ट सिलेबस पे मेल कर देना मेरे को। ये जो बुक का तुम्हारा सिलेबस बनाया है वो इसी PDF से उन्होंने हर एक चैप्टर से 2 2 3 3 टॉपिक को छाट छाट के बनाया है। अब उसमें अपन ने स्मूथिंग मेथड दी है, एवरेजिंग मेथड, तो ये सारे क्वेश्चन की सारी वो है हिंट से कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन कैसे पता करना कि कौन सा क्या है। ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है फोरकास्टिंग द इलेक्ट्रिकल कैन ऑपरेशन सिस्टम यूजिंग मूविंग एवरेज।
अब यहाँ पर पर्टिकुलर इस यही टर्म है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगी किस समय क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है कि पर्टिकुलर तुम्हें पहले तो निकालना है कि मूविंग एवरेज जो लास्ट में जो अपन ने निकाला था 3 मंथ मूविंग एवरेज और 5 मंथ मूविंग एवरेज निकाला था उतना तो मेरे को निकालना ही है, बट मेरे को क्या करना एरर को भी एनालिसिस करना है कि मैं एक 3 मंथ का एवरेज निकाल रहा हूँ, एक 5 मंथ का एवरेज निकाल रहा हूँ, तो मेरी कितनी एरर आएगी। तो इस चीज़ को क्या है कि ये वाली टर्म है 3 मंथ, तो इन्होंने क्या रखा कि ये लास्ट 3, अब इन्होंने क्या करा कि 3 मंथ है तो इन्होंने 3 कॉलम 3 उसका स्किप करा, उसमें 5 है तो 5 को इन्होंने स्किप कर दिया। यही दो डिफरेंस आएंगे कि जो पहले वाले तुमने करा था उसमें वो किसी एक टर्म को स्किप कर रहा है और इसमें मूविंग एवरेज पूछ रहा है तो उसमें वो 3 टर्म को स्किप कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें जो तुम्हें याद रखने वाली ज़रूरत है कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ें करनी है। अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि 3 मंथ का वो 5 मंथ तो मैं निकालूँ, कैसे निकलूंगा, ये वाला कैसे निकलेगा कि 200 प्लस 135 प्लस 195 डिवाइडेड बाय मैंने 3 करा तो मेरे को क्या मिल गया 176.7 मिला। ये वाली इन तीनों टर्म से मेरे को ये वाली टर्म तो मिल गई। सिमिलर में क्या कर रहा हूँ 135 से 197 कर रहा हूँ तो मेरे को ये वाली टर्म मिल रही है। सेम चीज़ यहाँ तक फॉलो करोगे ये मेरा क्या निकल गया 3 मंथ मूविंग एवरेज निकल गया। अब मेरे को 5 मंथ मूविंग एवरेज निकालना था, मैंने वही चीज़ क्या करूँ इन दोनों टर्म का मैं एवरेज निकालूंगा, सिमिलर में इन दोनों टर्म का एवरेज निकालूंगा। ये सब चीज़ें नॉर्मल फॉलो होती जाएगी। अब जो तुमने अब यहाँ काम जो फर्स्ट यूनिट में जो चीज़ पढ़ी थी जो पहली क्लास में जो अपन ने पढ़ी थी मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, मीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे निकालोगे इसको। यही क्वेश्चन है वो। हेलो। हाँ हाँ यही है। तो अब जो नॉर्मल सबसे पहले क्या था वाई टी था। अब आधे के लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हो गया हम ऊपर वाले की वैल्यू क्यों नहीं ले रहे। इतने इन 3 कॉलम का मेरे पास डेटा नहीं है। किस चीज़ का डेटा नहीं, ये वाला डेटा नहीं है। और एक इस कॉलम को मेरा ये वाला डेटा नहीं है। तो जब मैं तुम्हें एरर निकालनी है तो पहले तुम 3 मंथ की एरर निकालो फिर 5 मंथ की एरर निकालोगे। ये जो दोनों दे रखे हैं ना अलग अलग, तो अब यह इतना जो डेटा स्किप है तो मैंने क्या इन्होंने कहाँ से करा 6th से लगा के 11th तक का डेटा लिया है किसमें 5 मंथ में, और 4th से लगा के तो 11th तक का इन्होंने 3 मंथ में लिया है। बात आई कि नहीं समझ में कि नहीं आई। तो अब या इन्होंने अभी क्या कर रहा है कि पहली चीज़ अब मैं पहले किस चीज़ को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ 3MA को निकाल रहा हूँ। तो 3MA निकालने के लिए सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला था ये मेरा क्या हो गया वाई टी, और ये मेरा क्या होगा एफ टी मतलब फोरकास्टिंग वैल्यू। हम क्या निकाल रहे हैं अगर 3 मंथ का एवरेज निकाल रहे हैं तो जिस हिसाब से जो कंपनी होती है कोई सी भी एक सेल्स की कंपनी हो गई या तो कोई छोटी मोटी शॉप्स होती है तो क्या उसका एक टारगेट बेस क्या रहता है कि लास्ट के जो 2 महीने में जो अपना है कि लास्ट से 2 महीने का प्रॉफिट हुआ है, लास्ट के 3 मंथ की जो सेल हुई है कम से कम उसका एवरेज ही मेरा अगले महीने का टारगेट होना चाहिए। जो उसका एवरेज ही कम से कम मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो उसका शॉप का खर्चा या उसका खुद का पर्सनल प्रॉफिट का खर्चा उसका घर का खर्चा निकलेगा। तो इतना तो कोई भी शॉपिंगर होगा कोई भी दुकानदार होगा वो इतना टारगेट तो लेके चलेगा ना कि एटलीस्ट जितना मेरा मंथली में पिछले महीने भले प्रॉफिट एक लिमिट है कितना प्रॉफिट है कि जैसे 176.7 है, ये उसने एक टारगेट लेके रखा कि इतना तो मेरा फोरकास्टिंग वैल्यू है कि इतना तो मेरे को मिलेगा, कि ये मेरा एक बेंचमार्क है। इससे जो ऊपर कितना भी हो रहा है वो उसका अलग कहानी है। बात आई कि नहीं समझ में। अब उस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ एरर कैलकुलेशन, ये वाई टी हो गया, वाई टी के मेरे कितने 4 से लगा के तो 11 तक के मैंने सारी टर्म को रख लिया, और एफ टी जो मैंने वाई से तो ये तो मेरे दोनों क्या हो गए गिवन हो गए। ठीक है। और सबसे पहले फिर क्या निकालना है मेरे को वाई माइनस वाई टी निकालना है, और वाई माइनस वाई टी निकालने के लिए क्यों कि मीन एरर निकालना। तो मैंने जो लास्ट में जो फार्मूला अपन ने पढ़े थे तो फार्मूला क्या था कि वाई माइनस वाई टी का जब ना जब सारी चीज़ें हम सम कर रहे हैं जिसके एरर निकाल रहे हैं और उसको नंबर ऑफ टर्म्स हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या निकल रहा है मीन एरर निकल रहा है। फिर मैंने क्या निकाला वाई माइनस वाई टी का मोड, ये मेरा क्या मोड, ये चीज़ मेरे को निकालनी है। तो ये इसका ये किस चीज़ का फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर,
और फिर निकालना है मीन, क्या निकालना है, मीन स्क्वायर एरर निकालना, तो y माइनस वाई टी का मोड का होल स्क्वायर। और लास्ट जो चीज़ बचती है अपनी, अपन को निकालना है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालने के लिए फॉर्मूला पता ही है कि जो नंबर ऑफ टर्म वाई टी माइनस एफ टी अपॉन वाई टी को हमने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशंस हैं इनके मैंने फिर क्या करा, नंबर ऑफ सबका सम करा, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को इसका जो कैलकुलेशंस मिले वो क्या मिले कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इनको वाई टी माइनस एफ टी, तो वाई टी माइनस एफ टी कितना आया, 141.7 आया, और डिवाइडेड बाई ये 8 क्या मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी, या एन, एन बोल लो इसको। सिमिलर इनको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो मोड ऑफ वाई टी माइनस एफ टी निकाला तो वो क्या आया था मेरा 571.7, और डिवाइडेड बाई मैंने क्या करा 8 करा, तो मेरे को 7। ठीक है, तो मॉड ऑफ वाई टी माइनस एफ टी निकल गया अपना। और मीन स्क्वायर एरर निकालने के लिए अपना क्या था, वाई टी माइनस एफ टी का अपने स्क्वायर निकाला था ना पूरा, की जो ये वाली टर्म निकली तो उसका हमने पूरा क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था। बात आई। स्क्वायर को सम करके 8 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ निकला क्या 5118.43 डिवाइडेड बाई 8। तो जो ये जो सारी टर्म मिल रही ये क्या, ये मेरा मीन एरर है, ये मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर है, और ये क्या है मीन स्क्वायर्ड एरर। और लास्ट में को क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, जो चीज़ मेरा क्या थी, इस टर्म का मैंने पूरा का क्या सम किया था। तो यही जो अपन ने जो फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ रखा था, जितने भी अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होंगे, साथ में मूविंग एवरेज भी। जो मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट था, जो लास्ट में जो अपन ने पढ़ा था कि हम 3 मंथ का 5 मंथ का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, उस समय हम सिर्फ क्या निकाल रहे थे कि पर्टिकुलर एवरेज निकाल के अब छोड़ दिया था। बट अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो एवरेज जो हमने निकाला था कि पर्टिकुलर उसमें एरर कितनी है। बात आई कि नहीं है समझ में। यही चीज़ अपन सेम किसके लिए निकालेंगे, क्योंकि शायद मैंने उसको नहीं करा था, सिमिलर हम निकालेंगे इसके लिए। बस चीज़ें ये हो जाएगी कि ये वाला जो टर्म है कहाँ, ये पूरा डेटा, पूरी ये वाला पूरा डेटा, ये डेटा क्या हो जाएगा एफ टी हो जाएगा, और ये वाला मेरा डेटा क्या हो जाएगा वाई टी हो जाएगा। पहली टर्म निकालना है तो क्या निकल जाएगा, वाई टी माइनस एफ टी निकल गया। सेकेंड टर्म निकालना मोड ऑफ वाई टी माइनस एफ टी, और जो थर्ड टर्म थी वाई टी माइनस एफ टी निकल गया। और फोर्थ जो निकालना क्या था अपना, वाई टी माइनस एफ टी, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, पूरा का मोड ले लो। तो ये चारों चीज़ निकल गई है। थेवेनिन यूज स्टैटिस्टिक्स निकालना तो निकाल लो, इतना वो नहीं है, अपने लास्ट फार्मूला जो पढ़ा था वो दोनों ही अप्रोच यहाँ पर निकालने, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना कोई वो नहीं है। इतनी भी चीज़ें निकालो, बाई चांस क्वेश्चन में सिर्फ उसने बोल रखा है तुम्हें कि मूविंग एवरेज के साथ पर्टिकुलर सिर्फ उसको थेवेनिन स्टैटिस्टिक्स का ही डेटा एरर निकालनी है तो उस केस में निकालना। बाकी उसने सिर्फ ये कुछ एरर्स के पर्टिकुलर डिफाइन कर रखी कि उसको यही निकालना है। तो वैसे भी तो मीन स्क्वायर या मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज निकालने के लिए तुम्हें वाई टी माइनस एफ टी की वैल्यू चाहिए सही, मॉड ऑफ की, तभी तुम जाके परसेंटेज निकाल पाओगे। ये इसकी पूरी क्वेश्चन की कहानी है। थोड़ा सा लेंथी जाएंगे क्वेश्चन ये, और ऑनलाइन हुए तो बिल्कुल जाएंगे। तो प्रिपेयर रहो, या तो एक्सेल फाइल बना के, या तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है। हाँ, लास्ट में कौन आया था, उसका वो सॉल्यूशन कर रखा था ना जो आपने जो क्वेश्चन बताया था, हाँ उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ये ड्राइव पर ऑलरेडी अपलोड है, फाइल शेयर कर दूंगा, एक मिनट रुक जाओ जिसको अभी फाइल क्वालिटी। सेविंग का ऑप्शन कहाँ है यार, ये लो लिंक। उसके लिए तो माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, तो तुम्हारे इसमें भी सेम चीज़ ओपन हो जाएगी। बस छेड़छाड़ मत करना कोई इसमें बिल्कुल।
अब ये वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें अपन को निकालना था मूविंग एवरेज, और इसमें इन्होंने बोल रखा है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ये इसका एक नॉर्मल कीवर्ड है, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है कि पर्टिकुलर तुम्हें फार्मूला है, ये है, इन्होंने ड्राइव कर रखा है ये वाले फार्मूला। फार्मूले की वैल्यूज़ क्या क्या है, फार्मूला यहाँ लिख लो, F2 अल्फा y1 प्लस बस माइनस बीटा, और ये हो गया अपना F1। ठीक है, तो इसमें तुम्हें पहली चीज़ तो ये हो गई तुम्हारी कि फर्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट तो तुम स्किप करोगे, यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, किस ये वाला टर्म मेरे स्किप है, बात है समझ में, और ये वाली टर्म का मेरे को निकालना है। इन दोनों की हेल्प से लेके मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है। इन्होंने जो अल्फ़ा की जो वैल्यू डिफाइन कर रखी है 0.1, तो अल्फ़ा है मेरे पास, बात है समझ में। फिर y1, तो इस चीज़ के लिए y1 क्या हो जाएगा, उसके कैलकुलेशन ये रहेंगे 0.1, और y1 की वैल्यू कितनी है 135, प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 0.1, और फोरकास्टिंग वैल्यू आई अपनी 200। यहाँ तक समझ में आया? हेलो, ये फर्स्ट वाला क्यों मिसिंग करा है? फर्स्ट वाला इसलिए मिसिंग करा है हमने इसमें क्योंकि इसकी अप्रोच ये है कि जो पहला पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, तो हम अभी वही चीज़ में जनवरी और फरवरी, या नॉर्मली जिसको थोड़ा बहुत टैक्सेस के बारे में पता होगा, तो जो गवर्नमेंट के जो टैक्स लगते हैं दिसंबर में, जो दिसंबर वाला जो मंथ होता है उसमें नवंबर के टैक्सेस लगते हैं, तो नवंबर में जितनी भी सेल वो परचेस हुई है जनवरी में लगेगा दिसंबर का। तो सिमिलरली हम क्या, क्योंकि हम पास जो जिस मंथ में हम काम कर रहे हैं प्रेजेंट का डेटा हमारे पास नहीं रहता है, बात आई समझ में। जब हम जनवरी को फरवरी में जाके लगेगा। फरवरी का लगेगा मार्च में, जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस का जो उससे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब फरवरी का जो डेटा हो, जब फरवरी लगेगा फरवरी में टैक्स, मतलब वो बोला जाएगा कि फरवरी के तुमने बिल पेड करा कि नहीं करा, बट फरवरी में जो डेटा रहेगा वो मार्च का, सॉरी मार्च में जो डेटा रहेगा वो फरवरी का डेटा रहेगा। जितने भी तुम्हारी जो फरवरी के जिस डेट तक, जितने भी फरवरी में जितनी भी परचेस और सेल हुई है तुम्हारी, उतना मार्च में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ये डेटा है, ठीक है। अब इस चीज़ में पर्टिकुलर तुम ये चीज़ तो बोल नहीं सकते ना, फरवरी में फॉर एग्जांपल किसी की शॉप वगैरह हो तो थोड़ा रिलेट कर रहा होगा, तो फरवरी में जनवरी है, तो क्या जनवरी में तुम ये चीज़ थोड़ी बोल सकते हो कि लास्ट, अब तुम 10 जनवरी को मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारी सेल कितनी हुई है, अब तुम्हारी जितनी 10 जनवरी तक सेल होगी तुम बोल दो कि यार मेरी 1 लाख की सेल हुई है, पर तुम्हारे पास तो अभी जनवरी के कितने 20 दिन बाकी है ना, उस दिन में ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी 5 लाख की और ज़्यादा भी सेल हो सकती है। बट हाँ, फरवरी में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा जनवरी का रिकॉर्ड क्या है, तो तुम उस चीज़ में बोल सकते हो कि जनवरी उस टाइम पे जा चुका है, यानी यार जनवरी में मेरा कितना 200 का था। ये जो डेटा इन्होंने लिया उसको डायरेक्ट यहाँ पुट किया, बात आई कि नहीं समझ में, क्योंकि मेरे को जो, क्योंकि फार्मूला क्या, अपना फार्मूला देखो पहले, फॉर्मूले में इन्होंने बोल रखा है कि मेरे को F2 निकालना है, F2 मतलब अगली टर्म निकालनी फोरकास्टिंग की। उसने F1 से स्टार्ट नहीं किया, उसने किससे स्टार्ट किया, F2 से स्टार्ट किया। पहली चीज अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम एक अजम्पशन कर रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन में दे रही कि 0.1, ठीक है, प्लीज इन्होंने बोला 1 माइनस अल्फा, इससे मैं निकालूंगा कि 1 माइनस 0.1 कर रहा हूँ तो मेरे को इसकी वैल्यू निकल गई। फिर उन्होंने क्या बोला, F1, F1 मतलब मेरा जो लास्ट मंथ का जो डेटा था, तो उसको मैं डायरेक्ट सीधा कंसिडर कर रहा हूँ 200। और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत बिजनेस पे भी डिपेंड करती है कि तुम सामने वाला किस चीज़ पे कितना कंसिडर कर रहा है, उसमें अपन कुछ बोल नहीं सकते। और लेकिन जो पैटर्न्स हैं इनके, जो फोरकास्टिंग टाइम सीरीज के जो पैटर्न्स होते हैं, टाइम सीरीज कभी भी देखना कंटिन्यूस पे काम करता है, ऐसा नहीं होता है कि एक दिन तुम्हारा कि 1 2 3 4 ये कंटिन्यू चलता है, ऐसा नहीं कि तुम 1 तारीख का डेटा, फिर 5 तारीख का डेटा, फिर 7 तारीख 7 का, फिर 9 का, इस टाइप से डेटा नहीं चाहिए, यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं होते हैं। यहाँ पर
तो ये 200 यूज़ किया मैंने, यहाँ पर भी मैंने 200 यूज़ किया, यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200 यूज़ किया, भले अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो। लेकिन जब मेरे को लास्ट में जब अल्फा और वाई की वैल्यू, तो मैंने 135 लिखा प्लस 1 माइनस अल्फा, और फिर मैंने किसका मल्टीप्लाई करा, F1, और F1 की वैल्यू कितनी थी मेरी, 200। बात आई कि नहीं समझ में आता? ये दोनों टर्म फॉलो करेंगे। अब मेरे को इन दोनों को टर्म फॉलो करने से मेरे को ये वाले टर्म मिले, बात आई कि नहीं, सब 193 मिला। तो ये तो अब मेरे पास क्या, ये दो टर्म अवेलेबल है मेरे पास। तो जो अगली में वैल्यू निकालूंगा तो मैं लिखूंगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस में 1 माइनस अल्फा, और जो उसकी जो टर्म जाएगी वो 193.5, जो तुम्हारी हमेशा जो लास्ट वाली वैल्यू की वो यूज़ होगी। ऐसा नहीं होगा कि फिर तुम 200 ही यूज़ कर रहे हो। बात आई समझ में? ज़्यादा समझ में आया? तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने एक अल्फा इक्वल टू 0.1 दे रखा है, 0.5 दे रखा है, 0.9 दे रखा है। तो सिमिलर चीज़ तुम्हें तीनों के लिए निकालनी है, पैटर्न सेम रहेगा। बस उस चीज़ में अभी तुम क्या नहीं, अभी अपन ने ये निकाला, तो इस चीज़ में भी इन दोनों की वैल्यू निकाल रहा हूँ। मतलब कि जो F1 F2 F3 जो निकाला वो किसकी वैल्यू मैंने इसकी कंसिडर करी। जब मैं 0.5 के लिए निकालूंगा तो मैं इन दोनों की वैल्यू कंसिडर करूंगा। जब मैं 0.9 के लिए निकालूंगा तो मैं इन दोनों कॉलम को हैंडल करूंगा। उसमें बीच वाले कॉलम का रोल कुछ भी नहीं है। और पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें उसने अल्फा की वैल्यू कुछ भी दे दी तो वाली वैल्यू तुम्हें यूज़ करनी, तुम अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में 0.1 है तो मैं 0.1 यूज़ करूंगा। अगर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी है तो तुम एक उसमें शॉर्ट नोट में बोल सकते हो कि मैंने ये अल्फा की वैल्यू अजम्पशन पे मानी है 0.9 0.1 कुछ भी, और बाकी इनकेस पेपर में दी रहेगी। और उसके बाद जो कैलकुलेशंस का है तो इसका इतना नहीं है। बाकी तुम्हें क्वेश्चन में पर्टिकुलर एरर्स निकालने का है तो जो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने करा था सेम चीज़ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस वाई टी और एफ टी की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। बात है समझ में? हम्म। अब ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा टाइम लिमिट के अंदर। ऑफलाइन हुआ तो पेपर इतना लेंदी नहीं आएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन रहेंगे, छोटे नंबर रहेंगे। बट ऑनलाइन रहा तो देखो लास्ट टाइम हमारे टाइम पे तो उन्होंने थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा ऐड करे थे, क्योंकि उनको पता है कि ऑनलाइन हुआ तो बच्चे आराम ही एक्सेल से फटाफट निपटा देंगे। तुम 2 कदम की सोचोगे वो 4 कदम की सोचेंगे। एक्सेप्शन एक या दो क्वेश्चन आता तो तुम टाइम बचा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब थ्योरी प्लस कॉम्बिनेशन, एक कैलकुलेशन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। कुछ भी नहीं बोल सकते। टीचर के मूड पे डिपेंड करता है कि उसका मूड क्या है। थ्योरी भी आ सकती है, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्लास में 40 बच्चे हैं, 10 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक्सेल पे तुम मुश्किल से थोड़ा बहुत भी कॉम्बिनेशन यूनिटी है, तुम बैठ के आधे घंटे के अंदर सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। और आधे 1 घंटे के अंदर तुम टाप के वैल्यू तो टिपनी है, वैल्यू टपने में कौन सी टाइम लगता है। तो वो मुश्किल से 3 घंटे का पेपर तुम एक मुश्किल से 1.5 आवर में निपटा दोगे बैठ के। बट थ्योरी क्वेश्चंस में पर इंसान को पर्टिकुलर थ्योरी लिखनी पड़ेगी, वहाँ पर टाइम लगता है। और वहाँ पर लैगिंग भी आता है, कुछ लोगों की स्पीड अच्छी होती है, कुछ लोगों की स्पीड अच्छी नहीं होती है। किसी को सर्च करना अच्छे से आता है, किसी को नहीं आता है। तो एक मिनट, 21 नंबर गाइड एनुअल प्रोजेक्ट, अरे किस चीज़ का है ये? तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम इन्होंने शायद टेस्ट में दिया था। अब इस क्वेश्चन को दो है, इस क्वेश्चन की जो पूरा नाम ये है, अडेप्टिव रिस्पॉन्स रेट सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। और इस क्वेश्चन का एक और है, अडेप्टिव का AR आर SES, इसको अरिस मेथड भी बोलते हैं। ये नीचे लिखा होगा, ये रहा।
और क्वेश्चंस में तुम्हें फर्स्ट टाइम होगा तो बिल्कुल ये गुप्ता सर की क्या बोलते हैं वंदे सर की मेंटेलिटी कि वो तुम्हें अरिस मेथड से ही देंगे। तुम शॉर्ट में ढूंढते रहोगे कहाँ है अरिस मेथड, कहाँ है अरिस मेथड, और दिमाग से देखोगे तो फिर बाद में समझ में आया कि यही अरिस मेथड है। तो इसका ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी कहानी ये है कि इसमें तुम्हें लगभग एक 5 एक फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये शायद एक्सेल में इम्प्लीमेंट है, शायद देख लेना एक बार। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है कि ये तो पूरी टर्मिनोलॉजी है 2 3 4 5। तो सबसे पहले निकालने फोरकास्टिंग वैल्यू, तो फोरकास्टिंग वैल्यू निकालने के लिए सेम चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे जो पहली स्टेप है इस क्वेश्चन को स्टेप्स में याद रखना तो समझ में आएगा, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, बहुत कन्फ्यूजन करेगा बैठ के। ठीक है, तो पहली स्टेप में करना है क्या, गिवन क्या वाई टी, ये मेरे को पता है, और ये चीज़ मेरे को पहले से पता है कि ये जो 2 स्टेप्स मेरे को स्किप करनी है, जो पुराना कॉन्सेप्ट सेम ही है जो मैंने अभी जो बताया था, जो वाई टी माइनस अल्फ़ा वाला, अल्फ़ा वाई टी प्लस वन माइनस अल्फ़ा और फोरकास्टिंग वैल्यू। तो क्या मिला, वाई टी है तो वाई टी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी एफ टी, जो वाई टी की वैल्यू है वही एफ टी की होगी, कौन सी, एफ टी माइनस वन। ये बोल सकते हो कि जो एफ टी जो निकालना है करंट वाला वो क्या होगा, वाई टी माइनस वन। बात है समझ में। यहाँ पर मैंने ये पहली चीज़ समझ में आई, और उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेप में मेरे को निकालना है फोरकास्टिंग की वैल्यू, जो अभी जो एक क्वेश्चन समझाया था वही उस क्वेश्चन का ही फॉर्मूला है ये। यहाँ पर क्या निकालना, अल्फा वाई टी प्लस वन माइनस अल्फा टी और एफ टी। तो इसका शायद यहाँ तो मैं समझ में आ जाएगा कि क्यों निकाल रहे थे अपन। तो यहाँ पर इन्होंने अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.2 दे रखी है, ये मेरी हो गई अल्फा की वैल्यू 0.2। यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा कि 135, और ये जो चीज़ें दोनों मेरे को वैल्यू पता है, इससे मेरे को क्या निकालना है, ये वाली टर्म निकालनी है। बात है समझ में। तो 0.2 इंटू 135, वाई टी की वैल्यू 135 प्लस वन माइनस अल्फा टी, तो 0.8 इंटू 200। 200 क्या है मेरा लास्ट फोरकास्टिंग वैल्यू। इन कैलकुलेशन को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 187, तो ये रहा तुम्हारा 187। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ये 2 स्टेप तुम्हारी क्लियर है। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप। अब ये कोई पहले तुम क्या निकालोगे, एफ टी की पूरी वैल्यू निकालोगे, वैल्यू पूरी निकल गई यहाँ तक। उसके बाद तुम्हें मूव करना है स्टेप नंबर थर्ड पे। अब स्टेप नंबर थर्ड पे इन्होंने क्या बोल रखा है, तुम्हें क्या निकालना कि तुम्हें ई टी निकालना। ई टी का मतलब है एरर, और एरर निकालना सब जानते हैं कि एरर का मतलब होता है वाई टी माइनस एफ टी। फॉर्मूले में भी ये लिखा हुआ है वाई टी माइनस एफ टी। वाई टी एरर एफ टी एरर इन दोनों का निकालेंगे तो ये पूरी इस चीज़ का निकलेगा एरर, -65 8.0 8.9, ये पूरी टर्म निकली। तो जो थर्ड स्टेप है वो एरर निकालना, और एरर के जो बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें निकालना है मेरे को 80 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, स्मूथ एरर। तो स्मूथ एरर निकालने के लिए क्या है कि सबसे पहले एरर वाली पूरी टर्म तो इन्होंने क्या करा, ब्लैंक है। ठीक है, किसी में कोई डेटा नहीं है। अब फॉर्मूले में सबसे पहले एरर टर्म मेरी क्या थी, ई टी, ये रही मेरी एरर टर्म। ठीक है, -65। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, अल्फा की वैल्यू 0.2 प्लस जीरो। ठीक है, लास्ट वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इन फिर मैंने 65 -65 इंटू 0.2 का, तो -13.0 आया। तो ये आ गया मेरा -13.0। बात आई समझ में यहाँ तक। और क्यू वाली टर्म कैंसिल हुई है, स्टेप नंबर 4 ई टी वाली कहाँ गई, ई टी ई टी ये रहा, इसको 80 से डिनोट किया। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, चलिए अच्छा है कि ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म क्यों जीरो करी, क्योंकि मेरे पास वन माइनस बीटा की वैल्यू तो थी मेरे पास, बट ए टी माइनस वन, और ए टी माइनस वन कौन सा है इसमें, ए टी माइनस वन मतलब मेरा ये वाली टर्म फर्स्ट वाली, और फर्स्ट वाली की मेरे पास वैल्यू नहीं है, मतलब वो क्या है, जीरो है। तो इस चीज़ का मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा कि भाई अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 0.2, ये अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू 0.2 है। तो फॉर एग्जांपल इस चीज़ में भी मैं कोई मल्टीप्लाई करता हूँ
0.2 इंटू भी मैं मल्टीप्लाई 0 करूँगा तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये 0 टर्म तो इसमें कितना -13.0। अब उसके बाद अपने पास क्या है, फर्स्ट टाइम -13.0 तो आ गया। तो ये मेरा जो स्टेप नंबर 5 है ये सी का पार्ट है पूरा। तो वापस क्या, एक मिनट रुकना, होल्ड करना। हेलो, हाँ मैंने क्या करा, हाँ किसमें वाला, टीएमसी वाले में, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो बोल क्या रहा है। मेरे को तो अभी तो ऐड हुआ है, लेकिन मेरे को उसमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चीज़ का ग्रुप है। हाँ समझ गया मैं। हाँ तो वो अच्छा प्रोजेक्ट है भाई, वो मैं जो उसमें जो रितेश है ना, जो जान पहचान का वाइनर भी है, जूनियर डेटा साइंटिस्ट है, अच्छा दोस्त है मेरा, मेरी बात हुई थी। और 3 प्रोजेक्ट तो एंड टू एंड अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट है वो। मतलब वो रिज्यूम में शो कर। हम्म, हाँ हाँ अभी नहीं आ रहा है ना। तो उधर से उसमें लिखा है कि आर यू एबल टू पे 500 रुपीज़, तो यस कर दिया बस। हाँ तो ये प्लस वन भी है, एक क्लास ले रहा हूँ मैं बैठ के, भी तो आधे घंटे में लगा रहा हूँ। मैं बताता हूँ ना मैं सारी चीज़ें, मतलब भैया एक निपटा देंगे जूनियर की, मैं फिर ले रहा हूँ, बता रहा हूँ तो अभी तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो बीटा की वैल्यू है 0.2, और ई टी जो लास्ट टर्म है ये रहा मेरा ई टी, और ई टी कितना है 8.0। क्योंकि मैं किस चीज़ के लिए निकाल रहा हूँ, मेरे को निकालना है ये वाली टर्म की, क्योंकि इसका तो मैं निकाल चुका हूँ और मेरे को इसका निकालना है। तो इसका क्या हो गया 8.0, अब 8.0 मल्टीप्लाई ए टी माइनस वन, और ए टी माइनस लास्ट इस, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है ये वाली, और इसके लिए लास्ट टर्म कौन सी होगी मेरी, -13.0। हाँ वो -13 ये, अब इसका कैलकुलेशन एक बार देख लो, ये मेरा हो गया अल्फा की वैल्यू 0.2 इंटू 8.0, मतलब ये ई टी, जो ई टी की जो वैल्यू अपन ने लास्ट निकाली थी उसकी, और इसी की वैल्यू मेरे को निकालनी है कौन सी, जो करंट की जो स्टेप चल रही है मेरी 80 वाली वैल्यू ये है। और ए टी माइनस वन कौन सा माइनस ये हुआ, जो उसकी वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी -13.0, ये मेरे हो गया -13.0। इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करो तो 1.6 माइनस प्लस माइनस माइनस 0.8, और इंटू ये इसका करोगे तो आ रहा है 10.8 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का 9.6, तो ये बिल्कुल इनके कुछ कैलकुलेशंस में है मिस्टेक, तो 9.6 आ रहा है, लेकिन लगभग को कितना है 8 उसके बराबर ही है वो, 9.6 8.8 के बराबर ही है, लगभग 9 ही है वो, राउंड ऑफ दोनों का करा जाए तो यहाँ पर ये आ रहा है कितना -8.8 है। लेकिन जो अपने जो नॉर्मल कैलकुलेशंस करोगे तो तुम इसमें आएगा 8.8। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत सारी मिस्टेक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब तुम्हें जो अगले तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कोई बताएगा। कि अब मेरे को ये मेरा निकल गया, और मेरे को सिर्फ इस टर्म को निकालना है, मतलब ये 5.3 को निकालना है। तो मेरी जो वैल्यू है कौन सी, बीटा की वैल्यू 0.2, और ये मेरा कितना हो जाएगा 8.9, 8.9 प्लस में 1 माइनस प्लस बीटा की वैल्यू, चलो ठीक है 0.8, इंटू में किसका करना, ए टी माइनस वन, जो लास्ट तुम्हारा आ रहा है वो वाला कंसिडर करना, क्वेश्चन के ऊपर मत जाना। इसमें चलो इसने क्या दे रखा है -8 दे रहा है, तो मैंने -8.8 कर दिया, ठीक है, समझाने के पर्पज से। अब जो इसका कैलकुलेशन जो इसका आंसर आएगा वो फिर अगले टर्म में वो किसके लिए, ए टी माइनस वन के लिए यूज होगा। बात है समझ में। हाँ हाँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, अभी बढ़ेंगे थोड़े से। अब मैं फिर आता है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या है, एम टी की वैल्यू निकालनी है। तो एम टी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो सेम चीज़ तुम यहाँ पर करोगे, बस जो अपन ने स्टेप नंबर जो 4 किया था वो सिमिलर ही है, स्टेप नंबर 4 से सिमिलर है। बस इसमें अंतर क्या आएगा कि वहाँ पर मोड नहीं था लेकिन यहाँ पर मोड है। तो -65 है, प्लस ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास लास्ट एम टी माइनस वन की वैल्यू नहीं है। 0.2 इंटू 65, ठीक है, यह मैंने करा तो कितना मिल गया मेरे को 13। लास्ट टाइम मेरे को मिला था -13, याद है तो ये देख लो -13.0। बट इस टर्म की जगह, इस फॉर्मूले में यहाँ की जगह जो माइनस ई टी डायरेक्टली था, वहाँ पर इसमें क्या है, मोड है। बात आई समझ में कि नहीं आई। हेलो। हाँ आ रही तो ये चीज़ आ गई, तो मेरे को कौन सी टर्म निकल गई, मेरी ये वाली टर्म निकल गई। इस टर्म से मेरे को कोई मतलब नहीं है।
बात समझ में आई? एमटी। अब फॉर्मूले इसमें क्या रहा, बीटा की वैल्यू मेरे को पता है, मॉड ऑफ ईटी की वैल्यू पता है, ये रहा मेरा ईटी। लेकिन इस टाइम मेरे को क्या करना है, मोड लेना है, ईटी का मोड लेना। तो ये मेरा मोड हो गया प्लस वन माइनस बीटा। वन माइनस बीटा मेरे पास 0.2 है, और वन माइनस बीटा हो जाएगा 0.8। ठीक है। और एम टी माइनस वन, तो एम टी माइनस वन कौन सा होगा इस बार, ये वाली टर्म। बीजू वैल्यू निकली। ठीक है, सिमिलर सारे चीज़ का निकालना। लास्ट जो बचेगा कौन सा है, ए टी प्लस वन, ए टी प्लस वन, ए टी अपॉन एम टी। तो ए टी प्लस वन निकाल रहा है, एम ए टी ये रहा अपना, एम टी ये रहा। बात है समझ में, दोनों का मोड लेके डिवाइड करोगे। बस इसकी वैल्यू गलत है, ध्यान रखना, ये तुम्हें मैच नहीं होगी तुम्हारी, क्योंकि इन्होंने थोड़े से कैलकुलेशन मिस्टेक है। कुछ शुरू की वैल्यू मैं लास्ट क्लास की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगी, तो इसके कैलकुलेशन से मत जाना। ये इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले ही याद रहेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। और ये चीज़ें ऐसी है, याद करने वाली भी नहीं है और ना रटने वाली भी। फार्मूले में तुम्हें पता है कि इस फार्मूले में, फार्मूले लिख लो कौन कौन सी चीज़ को निकालनी है, कौन सी चीज़ नहीं निकालनी है। बात है समझ में? तो इसमें लिखा हुआ अल्फा इज द पैरामीटर बिटवीन द 0 एंड 1 एंड डिनोटेड। तो एक चीज़ इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है कि बाई चांस तुम एक अजम्पशन के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू ले रहे हो, तो वो 0 से 1 के बीच में ही लेना। ऐसा मत करना कि बेटे 5 10 कुछ भी ले लो बेट का। तो बाकी क्वेश्चंस में पर्टिकुलर डिफाइन रहेगी कि उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? हेलो। ठीक है, और एक चीज़ की हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन को अरिस मेथड भी बोलते हैं। वो डायरेक्टली पेपर में तुम्हारे ऊपर लिखेगा नहीं, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अरिस मेथड, ये डायरेक्ट मिलेगा क्वेश्चन। तो इस ये तुम्हारा हाईलाइट करके लिख लेना इस क्वेश्चन के सामने कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो वो यही क्वेश्चन है। ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब आता है हॉल्ट्स लीनियर मेथड, एक ये क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, एक या दो और बच्चे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है इन्होंने, एक्सप्लोरेशन स्मूथिंग मेथड। एक ये है मल्टीप्लिकेटिव का, इन्होंने कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक ये रहा, ये क्वेश्चन ये हो गया, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड हो गया। एडिटिव, इसका एडिटिव सीजनलिटी। और उसके बाद ये सारे फार्मूले कंपैरिजन वगैरह करने के लिए, बस ये इतना ही है। सिलेबस किसी ने भेजा है क्या? हम्म, मैंने भेजा है। मिल करा क्या? अरे यार अप्लाई एआई वाले क्या भेजते रहते हैं। व्हाट्सअप किया कि मेल किया? मैंने किया है मैंने तो। आया नहीं भाई लेकिन। नहीं व्हाट्सएप कर दे तो शायद आ रहा। नहीं तरुण से करना है, मैंने तरुण व्हाट्सअप कर दे। व्हाट्सएप कर दिया मैंने। ये कुछ भग रहा है इधर, क्या ओवरलोडेड हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि पड़ा हुआ है। क्या पता हालात नहीं हुआ, इसका पता नहीं। नहीं, ये सब चीज़ें ऐसे ही समझा सकता मैं तुम्हें इतना, बस मेरे पास भी टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास भी टाइम नहीं कि एक एक चीज़ में टाइम दोगे कि चलो कैलकुलेशंस करो। बचपन से पढ़े हुए हो, प्लस माइनस करना तो कोई सिखाएगा नहीं तुम्हें बैठ कर। प्लस माइनस करना सिखाएंगे तो डेटा साइंस जॉब चेंज कर लो। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन रिसर्च, देखो फोरकास्टिंग है तो ये इसमें से ये सारी चीज़ें लगभग हो गई। ये एक दो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन एडजस्टमेंट, ये थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी का तो इसमें जो एक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था वो लगभग कंप्लीट है। हाँ ठीक है,
ये सेकेंड यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ डिकम्पोजिशन, ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना बैठ के। मूविंग एवरेज कंप्लीट हो गया है, लोकल रिग्रेशन, और ये जो अपन ने ये थ्योरी, एक दो थ्योरी क्वेश्चंस ये आते नहीं है, और बाकी यार देखो लिटरली सारे लगभग तुम्हें मिल जाएंगे इंटरनेट पे। ऐसा नहीं है कि मैंने तो पूरा पेपर इंटरनेट पे छाप के दिया था, सर्च करो मिल जाते हैं सारे क्वेश्चन। कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, बट थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मिल जाएगी। फिर ऑटो कोरिलेशन हो गया अपना, कोरिलेशन हो गए सारे, ठीक है। तो ये लगभग इसमें प्रैक्टिकल का ऐसा कोई बचा नहीं मेरे हिसाब से कि जो बचा हुआ है। अब थर्ड यूनिट आती है तो इसमें क्या है, मीन मूविंग एवरेज हो गया है, ठीक है। अरिस मेथड तक यहाँ तक तो हो गया अपना। अभी हॉल्ट्स लीनियर बचा है, हॉल्ट्स विंटर बचा हुआ है, और ये सीजनलिटी कौन सा है, ये तो ये कंपैरिजन मेथड। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है कि कौन से मेथड क्या यूज़ कर रहे हो, थोड़ी बहुत थ्योरी है उसके, मतलब कि कंपैरिजन जेनरिक जेनरिक, ये सब दोनों थ्योरी क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं मार कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन बचे हैं जो अभी अपन करने वाले हैं। फिर आते हैं सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, इसमें मेरे नोट्स में क्वेश्चन है तो मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 आधे घंटे में हो जाएगा। फोरकास्टिंग लीनियर रिग्रेशन यूनिवेरिएटेड स्टैटिस्टिक्स, इतना हो जाएगा आज। बाकी अरिमा मॉडल वगैरह देख लेना, क्योंकि मेरे को अभी तक यूज़ हुआ भी नहीं उसका। और अरिमा मॉडल की बहुत थ्योरी है इंटरनेट पे। अरिमा मॉडल टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग, अरिमा मॉडल पे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं तो एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अरिमा मॉडल, थोड़ा बहुत चीज़ें यही है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ये इसके कुछ फार्मूलेज हैं, स्टेप से हाउ टू फाइंड, ये इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, किसी को कुछ पढ़ना है एक्स्ट्रा ये है। तो उसका अरिमा मॉडल का देख लेना तुम, ये अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है उसको बैठ के पढ़ो, और सब इतना हैवी नहीं, यूट्यूब पे बहुत सोर्स मिल जाएंगे अरिमा मॉडल के, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको उस चीज़ पे मत इग्नोर करना। जो अरिमा मॉडल है ना, अरिमा मॉडल के साथ दो तीन क्वेश्चन है, अरिमा मॉडल का एप्लीकेशन हो गया, ये यूनिवेटेड अरिमा मॉडल हो गया, एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज़ें दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, इसके थ्योरी वगैरह ये पढ़ लेना। 100 है, 110% या 200% क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा इससे। थ्योरी क्वेश्चन पूछा है ना सर ने, तो अरिमा मॉडल ये मिलना है। कौन कौन से क्वेश्चंस मिलना है, एक तो अरिमा मॉडल से रिलेटेड कुछ भी दे सकते हो, एप्लीकेशंस क्या है, एक तो ये हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिकम्पोजिशन हो गया, ये एवरेज मूविंग वगैरह से थ्योरी क्वेश्चन है, जिसमें थ्योरी है वो देख लेना। फिर और मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या, फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग, एक मिनट रुकना, गूगल क्लासरूम शायद इसका पेपर पड़ा हुआ जहाँ तक मेरे को याद है। और ये रहा फोरकास्टिंग, बधाई हो। इंस्ट्रक्शन दिक्कत वही है कि उन्होंने सिर्फ एक्सेस दे रखा था ड्राइव का। ये देख लो, ये कॉपी मेरी है, 75 नंबर आए थे इसमें। इस टाइप से क्वेश्चन देख लेना इससे। मैंने चलो क्वेश्चंस लिखे हैं, एक ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था उन्होंने, पीगल क्लासिफिकेशन ऑफ फोरकास्टिंग क्या होता है, फिर वेट मूविंग एवरेज क्या होता है, ये सब डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। मूविंग एवरेज क्या होता है, सब मिल जाएंगे इंटरनेट। डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग एवरेज, ये कि न्यूमेरिकल पता नहीं क्या पूछा था, इस टाइप से कोई डेटा सेट दे दिया था, उसका वो बनाओ, ग्राफ बनाओ बैठ के, और फिर उस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसकी एरिमा मॉडल, हम पता नहीं किसने दिया था ये, हमने भी तो से जुगाड़ करके ही लिखा था उसको बैठ के। तो ये 3 एक्सपेक्ट होते हैं, मेरे को भी बाद में पता चला था। और ये क्वेश्चन दिया था उन्होंने, कौन सा क्वेश्चन है पता नहीं, मीन ऑफ मीन ऑफ डेविएशन, डिमांड, स्टैंडर्ड डेविएशन। इन्होंने कोरिलेशन वाला एक क्वेश्चन दिया था, कोरिलेशन बिटवीन, जो अपन ने पढ़ा था ना, अल्टरनेटिव टू द फोरकास्टिंग क्या होते हैं, स्टेज ऑफ इनोवेशंस, ये पता नहीं कुछ।
और ये पता नहीं क्या कौन कौन से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मिलेंगे नहीं इंटरनेट पे, सर दर्द करेंगे। तो ये है PDF। तो क्वेश्चन कितने क्या हो क्या मार्क्स के? पता नहीं यार, ये थोड़ा साइको आदमी है, मेरे को भी 11 क्वेश्चन थे टोटल भाई, इक्वल मार्क्स 11 नहीं, 10 के अंदर या तो 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो 80 मार्क्स के थे क्या पेपर? 60 मार्क्स, 60। 6 into 10। मैं इसकी कॉपी अपलोड कर रहा हूँ, ड्राइव पर जो लिंक है तुम्हारे पास। तो पेपर 60 नंबर का ही आता है? हाँ तुम्हें नहीं पता क्या? तो बाकी के 40? इंटरनल्स तुम्हारे 3 इंटरनल्स होंगे तुम्हारे, जिसमें से 2 बेस्ट काउंट होंगे, 40 मार्क्स के, वो 60 वो हो गया 100, और 100 नंबर का वाइवा। पूछ लो बेटा। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन में हॉल्ट्स विंटर मेथड, हॉल्ट्स लीनियर मेथड, और व्हाइट फॉर एक और होगी कोई सी वायदात मेथड, पता नहीं। यहाँ यही है। तो बुक PDF यार कितना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा अभी, पता नहीं वो देखना पड़ेगा ड्राइव पर। रीमा मॉडल, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है सुनो, तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये सब इसी में भी देखो PDF में ही सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें शुरू के 200 पेज में, ये मूविंग एवरेज ये सब PDF पे ही लिखे, इसी बुक में थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी, कोई इतना वो नहीं है। तो कुछ नहीं मिल रहा तो इंटरनेट जिंदाबाद, गूगल देवता। ये वाला क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ है। मेथड्स हैं यहाँ जो बचपन में याद नहीं, अलग अलग टाइप के मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस टाइप के मेथड्स हैं सारी, बैठ के मेथड के फॉर्मूले याद रखो, मजे लो जिंदगी की। ये रहा क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर इन्होंने बोल रखा होल्ड्स, ये इसका है, इन्होंने अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, एप्लीकेशन ऑफ द टू पैरामीटर ऑफ द लीनियर एक्सपोनेंशियल, होल्ड से समझ लेना कि इसकी ये मेथड है, और इस मेथड के थोड़े बहुत ये होल्ड्स विंटर ट्रेंड मेथड सीजनलिटी, तो ये शायद पढ़ाया नहीं था मैंने, पता नहीं, नहीं पढ़ाया था मेरे हिसाब से, तो मेरे को याद नहीं कि करवाया क्वेश्चन। और मल्टीपल सीजनलिटी, मल्टीपल सीजनलिटी करवाया होगा, देखना यार, एक काम करना कि वो ये क्वेश्चन देखना ना, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। हॉर्स लीनियर मेथड भी है और हॉर्स विंटर ट्रेंड सीजनलिटी मेथड भी है, दोनों में अंतर क्या है? चलो देखते हैं दोनों में क्या काम है। ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 नहीं 3 क्वेश्चन है, बाकी लगभग थ्योरी मतलब न्यूमेरिकल पार्ट तो कंप्लीट है, थ्योरी पे ध्यान दे लेना थोड़ा बहुत। और थ्योरी ऐसा है कि पेपर ऑनलाइन हुआ तो एक दिन पहले भी हो जाएगी, ऑफलाइन हुआ तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। हम्म। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें भी स्टेप्स लिखी हुई है, सबसे पहले इरेज और निकालो, ठीक है। तो सबसे जो पहला काम है तुम्हारा कि स्टेप नंबर 1, अब इस क्वेश्चन की ये खासियत बात ये है कि ये वाला पार्ट और ये वाला नहीं लास्ट है, ये दो जो दोनों की जो वैल्यू तुम निकालोगे पैरेलल में निकालनी है। थोड़ा वो दिमाग में समझ में आएगी क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो। हाँ।
पैरेलल मतलब कि सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, वाई टी की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर वाई टी की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा पहले स्टेप पे जाओ कि वाई टी क्या है। तो ये मेरा वैल्यूज़ है, ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ये मेरा एल टी और ये मेरा बी टी। तो एल टी की वैल्यू, ये मेरा जो एल टी होगा वो क्या होगा, मेरा सेम वैल्यू होगी, वही सबसे स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट करा, बट मेरे को एल टी निकालना है। सॉरी बी टी नहीं, ये तो मेरा एल टी निकल गया, मतलब कि जो वाई टी की वैल्यू होगी जो पहले नंबर वाली, वही मेरी एल टी की वैल्यू होगी, ठीक है 143। अब मेरे को निकालना है बी टी। तो बी टी मेरा क्या है कि मेरे को जो फर्स्ट और सेकंड जो वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब कि 152 माइनस 143 करा तो मेरे को मिला 9, यहाँ आएगा 9। बात आई समझ में। तो ये मेरा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप, अब चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। पहली और सेकंड स्टेप में तो किसी को वरना क्वेश्चन आगे समझ में आएगा नहीं। तो ये चीज़ें तो हो गई, इन दोनों के माइनस की तो 9 ही है। तो अब मेरे को निकालना है किसका है, अब मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, वो साथ में मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये रहा एल टी का फॉर्मूला, ये रहा बी टी का फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा इधर देख लो, अल्फा वाई टी प्लस 1 माइनस अल्फा एल टी माइनस 1 प्लस बी टी माइनस 1। इसलिए पैरेलल में चलना है। अब इसमें एल टी माइनस 1 कौन सा होगा, जैसे कि मेरे को कौन सा निकालना, 152, मतलब मेरे को ये वाली टर्म निकालनी है। बात है समझ में। और इसका आंसर वो मतलब वो फॉर्मूले पे क्लिक करा, स्क्रीनशॉट ले इसलिए दिख रहा है उसका नाम। तो मेरे को इस वैल्यू, मेरे को ये वाली भी वैल्यू निकालनी है और फिर मेरे को बी टी के साथ में इसकी वैल्यू भी निकालनी है। मेरे को ये दो वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू निकालूंगा। तो ये मेरे 0.501 इंटू 152। तो 152 क्या हो गया मेरा, ये रहा मेरा 152, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन मतलब वाई टी, यही मेरा वाई टी है, ठीक है। प्लस 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा मिल जाएगा 0.499 इंटू एल टी माइनस 1। तो ये मेरा एल टी है और मैं इस चीज़ को निकाल रहा हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एल टी माइनस 1 हो जाएगा। और सेम चीज़ बोल रहा है बी टी माइनस 1, और ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी बी टी माइनस 1। ये कितना 143 प्लस ये रहा 143 और ये इसका 9 का 9। इन दोनों को प्लस करने पे दोनों का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, तो आ रहा है 152। यहाँ तक समझ में आया, थोड़ा सा घुमाऊ है बट ठीक है। तो मेरी 152 की वैल्यू निकल गई। कैसे निकली, क्योंकि फॉर्मूले में मेरे को ये दो तो ठीक है, बट ये दोनों वैल्यू मेरे को साथ में पता होनी चाहिए, तभी ही मैं इस वैल्यू को निकाल पाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरे को बी टी की निकालना है, तो इसमें क्या बोल रखा है, बी टी, ये बीटा की वैल्यू एल टी माइनस एल टी माइनस 1। अब इसमें कौन सा है वो कौन सी वैल्यू निकालनी, ये वाली वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, एल टी 152। तो इसने बोला है कि एल टी, एक मिनट, सॉरी कुछ गड़बड़ करी है मैंने, अपन को ये वाली टर्म निकालनी है, सॉरी। अभी सिर्फ हमने 152 निकाला था ना, तो मेरे को क्या निकालना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एल टी, ये मेरा एल टी होगा और ये मेरा हो जाएगा एल टी माइनस 1। एल टी एल माइनस 152 माइनस 143 प्लस 0, ये तो मेरी उसकी वैल्यू निकल गई। अब साथ में इंटू 9। अब बी टू, अब इसने क्या बोला है, बी टी माइनस 1। तो जो मेरी यहाँ पर जो 9 मेरा आंसर आया था लास्ट टाइम, तो ये क्या हो गया, ये तो मेरे को बी टी की वैल्यू निकालनी करंट, ये मेरा बी टी है और ये मेरा हो गया बी टी माइनस 1। बात आई समझ में कि नहीं आई। तो ये मेरा बी टी माइनस 1 हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी 9 थी, ये रहा इसकी वैल्यू 9। अब इनको मल्टीप्लाई सॉल्व करो तो यहाँ पर भी बाई डिफॉल्ट इसमें से तुम्हें 9 मिला। सेम मेथड फॉलो करना है तुम्हें पूरे कैलकुलेशंस के लिए। अभी मैंने क्या करा था कि सिर्फ इन दोनों की टर्म से ये दोनों वैल्यू निकाली थी। नेक्स्ट टाइम पे मैं ये दोनों टर्म लूंगा और अगली टर्म निकालूंगा, और अगले टाइम पे सेम चीज मैं इन दोनों की टर्म लेके अगली टर्म निकालूंगा मैं। इनके जो देखना क्वेश्चन में सिर्फ 9 वैल्यू तक की तो अपनी वैल्यू मैच होगी, उससे आगे उन्होंने टेस्टिंग अप्रोच लगाई है, उसकी कोई वो नहीं है। क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोल दिया कि 0 to 9 तक ही मिलेगा, इससे ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। पैटर्न सेम है, सेम चीज। अब अगला निकालना है एफ टी। एफ टी ये रहा मेरा फोरकास्टिंग वैल्यू। इसमें क्या बोल रखा है, एल टी। तो एल टी क्या है मेरा, ये रहा मेरा एल टी प्लस बी टी
ये रहा मेरा bt और इसमें बोला m और m की वैल्यू ना दे रखी है m इक्वल टू 1, तो फर्स्ट पार्ट तो स्किप हो जाएगा और ये रहा 143 प्लस 143 प्लस 9 140 ये रहा। खिचड़ी बहुत बन गई। तो ये यहाँ पर 9 है, इन दोनों को प्लस करोगे तुम और प्लस में m की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे जिसकी वैल्यू है 1, तो तुम्हें मिल जाएगा 152। सिमिलर इन दोनों को पास प्लस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 161। इन दोनों को प्लस करोगे तो तुमको ये वैल्यू मिल जाएगी। यही क्वेश्चन की पूरी कहानी है और कुछ भी नहीं है इसमें। और इसमें एक्सेल में इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। फिर तुम्हें क्या करना है, वैल्यू चेंज। ये रहा। अब यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना है कि यही जो वैल्यू है और ये वाला पार्ट चेंज करना है बस। ये पूरा ऑटोमेट पूरा कैलकुलेशन कर लेगा वो। यहाँ पर जो तुम्हें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दे रखी है इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा वो, पर्टिकुलर हो सकता है कि चलो यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है तो इससे भी ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारे फॉर्मूले इनबिल्ट फिट है ऑटोमेटिक, वो पूरा का पूरा तुम्हें निकाल के दे देगा। इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू इन्होंने जो ये मेरा है 1, ये अल्फ़ा है और ये मेरा 1 माइनस अल्फ़ा, ये बीटा, ये मेरा 1 माइनस बीटा। इनकी वैल्यू समझदार से बस ये चेंज करना कि यहाँ पर इन्होंने 0.501 दे रखा था, अपन को 0.499 आई थी 1 माइनस अल्फ़ा या 1 माइनस बीटा, थोड़ा बहुत देख लेना बस, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बात है समझ में कि नहीं आई? इन दोनों को प्लस कर देना, इसमें एम की वैल्यू कुछ भी नहीं है। ये 1 2 3 4 5, तो ये है क्वेश्चन की कहानी, उसके सिवा कुछ भी नहीं है इसमें। 2018 अच्छा कर दिया इन्होंने एक्सेल यार। अगला अपडेट आया था इसका? पता नहीं यार, विंडोज 11 है ना मेरे पास, पता नहीं कुछ अभी तक तो नहीं आया है। शायद कल कुछ आया था अपडेट, सिस्टम रिस्टार्ट हुआ था, अप टू डेट ही पड़ा हुआ अभी तक तो। अब ये क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव सीजनलिटी स्मूथिंग मेथड, ये एडिटिव है, ये मल्टीप्लिकेशन से। देखते हैं इसका क्या कहानी है। ये क्वेश्चन अभी शायद किसी को भी नहीं पढ़ाया था तो नहीं लिखा हुआ। मल्टीप्लिक कर सकते हैं क्या हम? क्या ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं क्या? लास्ट क्वेश्चन बचा है बस, ये संडे तक वेट करना फिर अगली बार, ये फिर बीच में टाइम नहीं है। या तो एक्सेल से थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करो तो कर सकते हो तुम, फॉर्मूले तो सारे हैं उसमें इनबिल्ट। ये फाइल है सही सभी के पास। क्या करना बताओ। हेलो हेलो, लास्ट क्वेश्चन है। ये एक्सेल फाइल शेयर कर दी मैंने, ट्राई कर लेना है तो कोई इतना हैवी नहीं है। एक्सेल से बता देता हूँ मैं, फॉर्मूले इम्प्लीमेंट कर लेना थोड़ा सा। वर्ल्ड स्पेंडर ये रहा, एक्सेल से बता देता हूँ उसमें फटाफट। जो देखो जो पहली टर्म है तो ये अपना वाई टी, ये वाला वाई टी अपन को गिवन है, एल टी निकालना है, बी टी निकालना है और एस टी निकालना है और एफ टी निकालना है। उसमें एक दो, हाँ प्रेजेंटेशन हट गया, प्रेजेंट नहीं हो रहा। एक मैंने हट गया क्या? अच्छा मैंने बंद कर दिया था। एंटायर स्क्रीन देखो, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है? तो ये है, इसमें अपन को क्या क्या गिवन है, ये दो तो मेरा वो है पार्ट है, ठीक है? वाई टी गिवन है और पीरियड क्या होता है, एल टी निकालना है, बी टी निकालना है, एस टी निकालना है और एफ टी निकालना है। अब फॉर्मूले इनके वही है, सेम टू सेम में, कोई इतना अंतर नहीं है। फॉर्मूले मिल जाएंगे बुक में। सबसे पहले क्या निकालना है हमको, ये 380 निकालना है, क्योंकि सबसे जो पहला जो काम होता है कि पहली टर्म कैसे निकाल रहे हो तुम, ये जो दो वैल्यू को कैसे निकाल रहे हो। तो मैंने क्या करा इसमें डबल डैश, मतलब कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, B5 B6 B7 B10 मीन्स इन जो शुरू के जो 4 टर्म है इनका मैंने क्या निकाला, मतलब डिवाइडेड बाय 4 करके तो मेरा ये 380 आ गया। अगला मेरे को निकालना है 9.75, तो 9.75 निकालने के लिए मैंने क्या करा, 380 माइनस
जैसे कि हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लिखे हैं, तो जो मेरा जो 380 आएगा वो आएगा 362 प्लस 385 प्लस 432 प्लस 341 डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 4, तो मेरे को मिलेगा 380। और जो अगला जो मेरा नंबर है कौन सा वाला, ये वाला नंबर, ठीक है। तो उसको ये उसके लिए क्या है कि मेरे को 380 माइनस 341, तो मेरे को 9.75 मिल जाएगा। तो ये जो मेरा पहला टारगेट था कि पहली वैल्यू निकालना, वो हो गया मेरा काम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगली टर्म निकालनी है, तो अगली टर्म निकालने के लिए फिर तुम्हें जो फार्मूला जो दे रखा है वो तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सबसे पहले ब्लू है, तो ये अल्फा की वैल्यू, तो इसमें जो फॉर्मूले कहाँ गए, ये रहा। तो ये रहा इसके वो इम्प्लीमेंटेशन वाले। फिर तुम्हें यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि अल्फ़ा की वैल्यू प्लस वाई टी जो अपन ने निकाल रखा था, एस टी माइनस एस प्लस में 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू तुम्हें पता है, और एल टी माइनस वन और माइनस बीट में टी माइनस वन, जो अपन ने जो अभी जो 4 डिवाइडेड बाई 4 किया था और दोनों वैल्यू को माइनस करा तो वो दोनों वैल्यू उसमें आ जाएगी। तो ये दोनों उसके लिए निकलेगा। सेम चीज़ बी टी के लिए निकल जाएगा। ऐसे ही सारे फॉर्मूले एक बार ट्राई कर लेना, और फॉर्मूले ट्राई नहीं है समझ में जिसको थोड़ा बहुत, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन सिमिलर ही है, वो नहीं आया समझ तो एक बार पूछ लेना। बाकी एक्सेल फाइल है सारे, बस फार्मूले से छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि फार्मूले तो सारे सिस्टमेटिक डाले हुए हैं। क्वेश्चंस में आएगा तो तुम्हें सब कुछ भी नहीं करना है, पूरा ये वाला जो डेटा है सिर्फ यही चेंज करना है, बाकी सारे फार्मूले और अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज करनी है। एक बार ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो देखना, मेरे को टाइम मिले तो मैं बता दूंगा, मैं जिसको दिक्कत आएगी पर्सनल पूछ लेना, ठीक है। और लास्ट यूनिट बची है तो उसमें नोट्स में देख लेना। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है, आधे घंटे का है, आधे एक घंटे का है। किसी दिन टाइम मिले तो मैं बोल दूंगा, तो आ जाना, तो हो जाएगा लगभग, ठीक है। और ये डैशबोर्ड की लिंक है, जिसको वो सारा नोट्स फाइल डाउनलोड करनी है, ये वाली वो लिंक से लेकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डाउनलोड कर लें तो उसके इसमें ओपन हो जाएगा लिंक से। छेड़छाड़ मत करना, या तो डाउनलोड कर लेना उसको पहले, या क्लोनिंग कर लेना बैठ के, ठीक है। कोई डाउट? मेरे को से क्या हो गया? मेरे को एक डाउट है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पर्सनल में पूछ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पूछना फिर मैं कॉल करके पूछता हूँ। बेटे, सीनियर है तेरा, मैं पगले साहब बोला का। फिर क्लास हो जाए फिर कॉल करना, तू करेगा कि मैं करूँगा? तो करना, तेरे को काम है। मेरे को तो कोई काम नहीं है, कॉम कॉल बैटिंग में पड़े हैं अभी 2-3 और। मेरे ही निस्पा देंगे आज तो। नहीं अरे तेरे, अरे कोई भी डाउट हो तो यस से पूछ लेना, टॉपर है ये। बिल्कुल हाँ, सही है।